यस, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? फर्स्ट वीडियो जो आपने देखा, आपने गो थ्रू किया, अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट हो, हमने एक्सप्लेन किया है फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस, जहाँ पे हमने देखा फाइनेंस, कॉरपोरेट, उसका डेफिनेशन, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर ये कुछ भी चीज़ पे अगर आपको कुछ भी डाउट हो ना, तो बिंदास डाउट सॉल्विंग सेशन जब आपका अरेंज होगा, आप उसमें बिंदास से डाउट्स पूछ सकते हो। यू विल बी गेटिंग इट सॉल्व्ड। ओके, सो हेलो एवरीवन, myself Professor Prince Dharamshi. Now we are moving on to our second question of first chapter, that is importance of corporate finance. Importance of corporate finance. ये चीज़ मुझे कब समझेगा स्टूडेंट्स? जब मेरा कंसेप्ट ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस एकदम क्लियर होगा। एक बार मेरा कॉरपोरेट फाइनेंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो ये चीज़ तो आराम से समझ जाएगा। ठीक है, सो अब टेक्स्ट बुक के हिसाब से देयर आर 10 पॉइंट्स। हमको 10 पॉइंट्स दिए गए हैं कि ये हैं आपके इंपॉर्टेंस। देखो, जनरली शायद हमको ऐसा लगता है कि हाँ सर, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नो डाउट, बट हमको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, हमको टेक्स्ट बुक फॉलो करना है। सो उसके बेस पे हम टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेल एक्सप्लेन्ड। सो आप पेज नंबर 2 पे आ जाइए, आपको हेडिंग दिखेगा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। क्या होता है इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस मतलब क्या, इसकी ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, ऐसा क्या खास है कॉरपोरेट फाइनेंस में कि अपने लिए वो इंपॉर्टेंट हो, कैसे हेल्प करेगा वो अपने को। सो अगर आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नीड ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, या व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, या व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, स्टूडेंट्स ये तीनों के लिए ना, ये जो 10 पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं ना, ये सेम है। मेरा नीड क्या है, मेरा सिग्निफिकेंस क्या है, प्लस इंपॉर्टेंस क्या है, किसके लिए? कॉरपोरेट फाइनेंस के लिए। सो दिस इज सेम। ठीक है, सो अब हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट? हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग मतलब क्या? हम एक बार पढ़ लेते हैं। Most of the important decisions of business enterprise are determined on the basis of availability of funds. It is difficult to perform any function of business independently without finance. अब ध्यान से सुनो, ठीक है? यहाँ पे 2 मिनट ध्यान से सुनो। मुझे एक बिजनेस के लिए डिसीजन क्रिएट करना है। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। मैं मेरे बिजनेस के लिए कैसे डिसीजन लूँगा? मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए मुझे पैसा लगेगा। बिना पैसे के मैं कुछ कर पाऊँगा क्या? नहीं कर पाऊँगा, राइट? सो मैं डिसीजन कैसे लूँगा? शायद अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है, उसमें हम लोग ने एक एग्जाम्पल देखा था, जहाँ पे मिस्टर कौन था वो? राइट, मिस्टर राम ने क्या किया था? मिस्टर चिंटू से और मिस्टर राज से कुछ तो हेल्प मांगा था। वहाँ पे फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल में इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। दिस इज़ द डिसीजन। मैं मेरा डिसीजन कब मेंटेन करूँगा? मैं मेरा डिसीजन कब फिक्स कर पाऊँगा? जब मैं कॉरपोरेट फाइनेंस को अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं जब ये जानता हूँ कि मेरे बिजनेस के लिए कौन सा डिसीजन राइट है और कौन सा डिसीजन रॉन्ग है, मेरे को कौन से डिसीजन से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए मैं डिसीजन कर सकता हूँ। सो कॉरपोरेट फाइनेंस मुझे ये एबिलिटी देगा कि मैं कोई भी बिजनेस डिसीजन लेने के लिए काबिल बनूँ। सो यहाँ पे इट विल बी हेल्पिंग मी इन टेकिंग माई राइट डिसीजंस।
every decision in the business is needed to be taken keeping in view of its impact on profitability। देखो यही मैंने बोला अभी आपको कि मैं डिसीजंस जो भी लूँगा वो ये बेस पे लूँगा कि मुझे प्रॉफिट्स ज़्यादा मिले। ठीक है, सो यहाँ पे अपने को ये पॉइंट एकदम क्लियर कर देना है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस मुझे कहाँ पे हेल्प करेगा। इट विल बी हेल्पिंग मी इन डिसीजन मेकिंग। मैं एक करेक्ट डिसीजन दे पाऊंगा अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, इट हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। हेल्प्स इन रेजिंग, सर यहां पे तो रेजिंग कैपिटल बोला है, यू कैन यूज बोथ पॉइंट्स, रेजिंग फंड्स और कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। मतलब क्या, पहले तो ये मुझे डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अब जब मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं यहां से पैसा लूंगा या मैं यहां से पैसा लूंगा, तो उसके बाद वो डिसीजन के बाद मेरे को वहां से पैसा मिलेगा। अब मुझे जब पैसा मिल रहा है तो वो मेरे लिए क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। तो अब मैं कैपिटल कहाँ से लेके आया, मैंने कहीं से तो रेज किया ना, मैंने किसी को तो पूछा हेल्प के लिए, उन्होंने मुझे बोला कि मैं इतने इतने पैसे में आपको इतना पैसा दूंगा। सेम वे में मैं दूसरे के पास गया, उसने भी सेम बोला, तो मैंने दोनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया, दैट इज माई डिसीजन। एंड अब वो डिसीजन को मैं जब फॉलो करूंगा तो मैं रेज कैसे करूंगा फंडिंग्स को, आई विल बी रेजिंग माई फंड्स। कैसे, इट विल बी हेल्पिंग मी टू गेट कैपिटल फॉर माई बिजनेस। हम टेक्स्ट बुक में रीड करते हैं, वेन एवर अ बिजनेस फर्म वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर इट नीड्स टू रेज कैपिटल। नए बिजनेस के लिए मुझे कैपिटल लगेगा और वो कैपिटल मुझे रेज करना पड़ेगा। मैं रेज कैसे करूंगा, देर आर मेनी ऑप्शंस ऑल्सो। आई कैन रेज फंड्स बाय इश्यूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और टेकिंग बाय लोन्स। मतलब हम वो कैपिटल को रेज कैसे करेंगे, मैं या तो मेरे कंपनी के थ्रू शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या अ सॉर्ट ऑफ लोन में लेके मैं ये सब चीज़ कर सकता हूँ। सर ये शेयर्स, डिबेंचर्स सीखेंगे, धीरे धीरे सब आएगा। आपको कंटिन्यूअसली हमारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। जब आप पूरे वीडियोस देखोगे ना तो आपको हर एक कंसेप्ट क्लियरली समझेगा कि शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, कॉरपोरेट फाइनेंस क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, एक्सेट्रा। सो अब यहाँ पे इतना तो हमको समझ रहा है कि अपने को रेज क्यों करना पड़ेगा कैपिटल, ताकि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। सो फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस आई विल रिक्वायर टू रेज फंड्स। इज दैट क्लियर? यस, थैंक यू। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या है पॉइंट नंबर 3? हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम एक बार गो थ्रू करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। डिटेल्ड टेक्निकल वर्क इज एसेंशियल फॉर द एग्जीक्यूशन. It is a lengthy process and therefore funds may be available throughout the research work. मतलब क्या सर, नहीं समझ रहा है ये क्या लिखा हुआ है। देखो ध्यान से सुनो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, मुझे कंपनी जब मैंने स्टार्ट कर दिया है तो अब मुझे रिसर्च एंड डेवलप करना है कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स कैसे लॉन्च करूं, मेरे कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में पब्लिक को चाहिए। तो ये सब जब मैं एनालिसिस करूंगा ना तो मुझे कुछ तो समझेगा कि पब्लिक को ये टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, पब्लिक को ये टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, पब्लिक को ऐसा प्रोडक्ट पसंद है, एक्सेट्रा। सो यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत क्लियरली ध्यान रखना है कि जब मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूँगा ना तो मुझे फंड्स ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि ये सब करने के लिए मुझे टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा, अपडेशंस इन टेक्नोलॉजी मुझे देखना पड़ेगा। आई हैव टू बी वेरी अपडेटेड
कि आजकल लोगों को क्या पसंद आ रहा है, उस हिसाब से मैं मेरे बिजनेस को डील करूंगा, उस हिसाब से मैं नए नए प्रोडक्ट्स बनाऊंगा। तो ये सब चीज़ के लिए ना मुझे रिसर्च करना पड़ेगा एंड वो चीज़ के हिसाब से मुझे डेवलप होना पड़ेगा। दैट इज नोन एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखूंगा, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कंटिन्यूअस फाइनेंशियल सपोर्ट। ये चीज़ के लिए मुझे सबसे ज़्यादा क्या लगेगा, पैसा। तो पैसा कहाँ से आएगा, व्हेन आई गेट रेज ऑफ कैपिटल। मतलब अगर मेरे पास पैसा आ जाता है ना, तो मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके मेरे बिजनेस को फ्रॉम हियर टू हियर लेके जा सकता हूँ। मैं मेरे बिजनेस को अपडेट कर सकता हूँ, फ्रॉम ओल्ड बिजनेस टू न्यू बिजनेस मैं उसको नया वेंचर में क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन एक्सपांड इट, मैं उसका ग्रोथ कर सकता हूँ, मैं उसको एक्सपांड कर सकता हूँ। एक्सपांड बोलेंगे तो शायद मैं उसके ब्रांचेस अलग अलग कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ कब मेरे दिमाग में आएगा, जब मैं अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूँगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या दिया हुआ है, चेक करो। हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। मतलब सर इट हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग, बिजनेस को स्मूथ रनिंग में काम करेगा। इट हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। मतलब a smooth flow of corporate finance is needed so that salaries of employees are paid on time, loans are cleared, raw materials is purchased, sales promotion is carried out smoothly and new products can be launched effectively। मतलब गाइज ये क्या दिया हुआ है कि अगर मुझे कॉरपोरेट फाइनेंस में डील करूंगा ना, तो मुझे कॉरपोरेट फाइनेंस के थ्रू मेरे बिजनेस को स्मूथली रन कर पाऊंगा। अगर मेरे पास प्रॉपर प्लानिंग रहेगा ना, तो मैं मेरे एम्प्लॉयज़ को पैसा दे दूंगा, मैं नए नए प्रोडक्ट्स बनाऊंगा। अब जब मैं फॉर एग्जांपल जब मैं एक बिजनेस क्रिएट करता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा क्या चलो बिजनेस चल रहा है, नहीं ना। मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मेरे पास जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे उनको अगर मैं पैसा दूंगा तो वो काम करेंगे, बराबर है। फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा। तो जब मैं उनको पैसा दूंगा तो वो अच्छे से काम करेंगे। मैं उनको टाइम टू टाइम कुछ बोनस है या टाइम टू टाइम कुछ उनका कुछ तो बेनिफिट रहेगा, वो जब मैं उनको दूंगा ना, तो वो अच्छे से काम करेंगे। अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो मेरा प्रोडक्शन बराबर चलेगा, राइट। मेरा प्रोडक्शन बराबर चलेगा तो मैं मार्केट में फटाफट सेल कर पाऊंगा। अगर मैं मार्केट में सेल कर पाऊंगा तो मुझे फटाफट प्रॉफिट्स मिलेगा, मुझे इनकम मिलेगा। तो वो इनकम के थ्रू मैं वो सब एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पाऊंगा। मतलब ये देखो एक साइकिल हो रहा है। मैंने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दिया, ठीक है, उन्होंने अच्छे से काम किया, तो मैंने मार्केट में मेरे प्रोडक्ट्स बेचे, उससे मुझे पैसा मिला। वो पैसे में से वापस से मैंने क्या किया, सैलरी दिया, तो फिर से वो अच्छे से काम करेंगे, फिर से मैं मार्केट में प्रोडक्ट बेचूंगा, फिर से मुझे प्रॉफिट होगा। तो ऐसा करके अगर ये साइकिल अच्छे से चलेगा ना, तो इट्स सिंपल स्मूथ रनिंग। मुझे कुछ दिक्कत नहीं आएगी, मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, या ठीक है, वहाँ पे कुछ हर्डल नहीं रहेगा कि अरे अब मैं क्या करूँ, पैसा नहीं है, ये नहीं है। नहीं, अगर मैं हर एक चीज़ सिस्टमैटिकली करूँगा ना, सो देयर विल बी अ वेरी स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस ड्यू टू माई कॉरपोरेट फाइनेंस। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 3 पे आ जाओ, पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन between various activities. It brings coordination between various activities. सर मतलब कोऑर्डिनेशन कैसे? देखो एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल दूंगा, उसके पहले हम लोग एक बार टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है ना वो पढ़ लेते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, मैं वो एग्जाम्पल को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास 2 डिपार्टमेंट्स है, एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, ये वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एंड ये वाला फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होगा,
सब प्रोडक्ट्स बनेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे। एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या होगा? पैसा, पैसे को मैं रोलिंग करूँगा। तो अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट बनाने हो तो मुझे फाइनेंस लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट बनाना है, कुछ मुझे नया प्रोडक्ट बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मार्कर बनाना है, तो इसके लिए ये मेरा प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये मार्कर के लिए मुझे पैसा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना। सो जब मैं ये मार्कर बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या हो जाएगा? मुझे पैसा लगेगा। मैं पैसा कहाँ से लूँगा? अब मैं कंपनी में हूँ, ठीक है, मेरे पास दो डिपार्टमेंट्स है, एक है मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक है मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब कुछ प्रोडक्ट बनाना होगा तो मुझे उसके लिए फाइनेंस लगेगा। ये फाइनेंस कहाँ से मिलेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा कि मुझे 100 रुपीज़ दो, मुझे 2 मार्कर्स बनाने हैं, तो और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ना बोल दिया कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। अरे ऐसा कैसा चलेगा सर? तो मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा भाई मेरे को 100 रुपया देना, मेरे को 2 मार्कर बनाने का है। सो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? हाँ ठीक है लेके जा। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ना बोल दिया कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तो प्रोडक्शन होगा क्या? नहीं होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो मार्केट में बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। मुझे पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो मुझे कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। अगर मैं कोऑर्डिनेशन रखूँगा तो पैसा मिलेगा, प्रोडक्ट बनेगा, मार्केट में बिकेगा एंड मुझे प्रॉफिट्स होगा। सो मुझे क्या करना है, जब मैं बिजनेस में उतर गया हूँ ना गाइस, जब मैं बिजनेस में फील्ड में हूँ, तो मुझे मेरे हर डिपार्टमेंट के साथ ना कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन कैसे, ये समझा? प्रोडक्शन को फाइनेंस के साथ अगर कोऑर्डिनेशन रखा ना तो हर चीज़ इजी हो जाएगा। प्रोडक्शन भी टाइम पे होगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट भी बराबर होगा। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? राइट, यस। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इट प्रमोट्स expansion and diversification। सर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन कैसे? देखो हम पहले रीड करते हैं। मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। Corporate finance provides money to purchase modern machines and technologies. Therefore, finance becomes mandatory for this। मतलब ये कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोमोट कैसे करेगा एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन को? एक्सपांशन मतलब क्या? मेरा जो सर छोटा सा बिजनेस था ना, वो अब मैं थोड़ा एक्सपांड कर रहा हूँ। अब मैंने सर एक नया दुकान खरीद लिया है, वहाँ पे मेरा बिजनेस चल रहा है। तो जब मेरा छोटा सा गोडाउन है, उससे जब मैं एक दुकान को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे ही हो जाएगा या मुझे पैसा लगेगा? सो यस, देयर इज अ नीड ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपांशन करना है। मतलब जब मुझे एक्सपांशन करना रहेगा तो मुझे पैसा लगेगा। एंड अगर मैं एक्सपांशन करता हूँ तो शायद गोडाउन में 4 लोग आते थे मेरे पास, अब दुकान में शायद 6 लोग आएंगे, तो मेरे को तो प्रॉफिट मिलेगा ना। सो इससे भी मुझे क्या फ़ायदा होगा? व्हाट इज़ माई सिग्निफिकेंस? मुझे सर डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? मैं अलग अलग एरियाज में काम कर सकता हूँ, मैं अलग अलग वेराइटीज़ में काम कर सकता हूँ। आई कैन एक्सपांड माई बिजनेस एंड आई कैन डाइवर्सिफाई इट। मैं अलग अलग कैटेगरीज में काम कर सकता हूँ। इससे क्या होगा ना, मैं मेरे बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके जा सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, मैनेजिंग रिस्क। सर रिस्क कैसे मैनेज करेंगे? हाउ विल वी मैनेज द रिस्क? देखो गाइज, सिंपल है। सबसे पहले ना हम लिख लेते हैं मैनेजिंग रिस्क। सर ये कैसे होगा मैनेजिंग रिस्क? देखो अब मेरा दुकान है, अच्छे से चल रहा है मेरा दुकान, ठीक है। अचानक से ना ये बारिश आ गया, बहुत बारिश आ गया एंड मेरे दुकान में पानी भर गया। अब मुझे पता था क्या पहले से? बारिश ने फ़ोन किया था क्या मुझे कि मैं आ रहा हूँ आज? नहीं ना, अचानक से बारिश आ गई, दुकान में पानी भर गया, मेरा जो भी सामान जो भी था ना सब खराब हो गया।
तो अब मैं इसमें किसका लॉस हो जाएगा? मेरा लॉस होगा। सो अगर मैं अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा, पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, तो अगर मैं अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा ना, तो ये रिस्क से मैं थोड़ा बच सकता हूँ, थोड़ा पैसा मेरा बचेगा, थोड़ा सेविंग्स रहेगा मेरे पास। आपको याद रहेगा तो एक हमने एग्जाम्पल देखा था, 100 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ हमने खाना खाया, 30 रुपीज़ का स्टेशनरी लिया, तो जो 20 रुपीज़ बचा था ना, वो शायद मुझे अब काम आएगा। सो मुझे इसी तरीके से मुझे रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गया, अर्थक्वेक हो गया, या अचानक से मेरे दुकान में आग लग गई, तो ये सब चीज़ के लिए मेरे पास कुछ तो ऐसा चीज़ होना चाहिए, कुछ तो ऐसा एड होना चाहिए, या कुछ तो ऐसा सेविंग होना चाहिए जिससे मैं मेरा बिजनेस स्टॉप ना रखूं। ऐसा कुछ भी हो रहा है ना, तो भी 2-3 दिन के बाद मैं मेरा बिजनेस वापस से स्टार्ट कर सकूं। दैट इज नोन एज मैनेजिंग रिस्क। हम एक बार पढ़ लेते हैं। कंपनी हैज़ टू मैनेज सेवरल रिस्क्स सच एज सडन फॉल इन सेल्स, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स एक्सेट्रा। कंपनी नीड्स फाइनेंशियल एड टू मैनेज सच रिस्क्स। मतलब मुझे क्या करना है ना, मुझे जो मेरा फाइनेंस है, जो भी मैं पैसा कमा रहा हूँ ना, उसमें से कुछ पार्ट 10% या 20% मुझे साइड में सेविंग्स करके रखना चाहिए, ताकि जब ऐसा कुछ चीज़ हो जाए तो मैं वो 20% जो भी मेरा सेविंग्स है ना, उसको मैं मेरे बिजनेस में यूज़ करके मेरा बिजनेस को थोड़ा आगे बढ़ा सकता हूँ इन स्पेक्ट ऑफ ऑल दिस लॉसेस। ठीक है। पॉइंट नंबर 8, replace old assets. Replace old assets. अब हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया रहेगा, तो मैंने न्यू टेक्निक्स देखे रहेंगे, उससे मैं डेवलप करूंगा मेरे बिजनेस को। तो अब जब मार्केट में नया मशीन आ गया है, तो मैं जूना मशीन को रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, मैं जूने मशीन को बेच दूंगा एंड उसके बदले में नया मशीन खरीद लूंगा जिसमें शायद ज़्यादा फीचर्स होंगे। सो जब मेरे पास जो इक्विपमेंट्स रहेंगे, जो एसेट्स रहेंगे, जो मुझे यूज़ करना है मेरे बिजनेस के लिए, उसमें कुछ वैरायटी आता है, उसमें कुछ फीचर ऐड होता है, कुछ इनोवेशन होता है, तो मैं क्या करूँगा? आई विल रिप्लेस माई ओल्ड एसेट्स विथ न्यू एसेट्स। हम एक बार फिर भी रीड कर लेते हैं कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। Assets such as plant and machinery become old and outdated over the years. They have to be replaced by new assets. ठीक है, अब जूना चीज़ है, आउटडेटेड हो गया, तो मैं नया चीज़ है जो अपडेटेड है, जो न्यू डेवलपमेंट के साथ मार्केट में आया, मैं वो चीज़ को क्या करूँगा? रिप्लेस कर दूंगा। सिंपल। मतलब पहले एक जूना एसेट था, एक जूना प्लांट एंड मशीनरी था, अब नया प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है जो शायद मुझे ज़्यादा स्पीड में काम करने दे, तो मैं क्या करूँगा? जूने को बेच दूंगा एंड उसके बदले नए को फिट कर दूंगा। इसके लिए मुझे क्या लगेगा? अगेन आई विल नीड फाइनेंस। पैसा रहेगा तो मैं नया प्रोडक्ट ले लूंगा एंड जूना बेच दूंगा। पॉइंट नंबर 9 एंड 10 ये हम थोड़ा साथ में पढ़ेंगे। 9 में क्या दिया हुआ है? पेमेंट ऑफ, बोलो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। सर पेमेंट करना है, राइट। हम लोग 10th पॉइंट भी लिख देते हैं, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। 9th और 10th हम साथ में पढ़ेंगे। 10th वाला क्या दिया हुआ है? पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, होता क्या है ये? देखो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। डिविडेंड हम किसको देंगे? हम पढ़ते हैं, बुक में पढ़ते हैं, फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, बैंक एक्सेट्रा। सर इतना ही एक्सप्लेनेशन दिया है? मतलब देखो, अब मैंने कहीं से तो लोन लिया है, याद आ रहा है? 2% मुझे देना था किसी को। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि आपने राज से कुछ तो पैसे लिए हैं एंड उसका आपको कुछ तो 2% इंटरेस्ट भरना है। दैट इज़ द इंटरेस्ट, वो मैं भरूंगा। अब मुझे भरना पड़ेगा, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, वो नीड है मेरा। अगर मैंने पेमेंट नहीं दिया इंटरेस्ट का, तो नेक्स्ट टाइम मुझे वो पैसा देगा क्या? नहीं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके साथ कि हाँ तू मुझे 5 लाख रुपीज़ दे, मैं उस पर तुझे 2% इंटरेस्ट ऐड ऑन करके तुझे रिटर्न दूंगा। तो मैं जब ये पॉइंट देखता हूँ ना, तो मुझे डिविडेंड या इंटरेस्ट के जो भी रिटर्न्स वाले पार्ट है ना, डिविडेंड में किसको दूंगा? शेयर होल्डर्स को दूंगा। शेयर होल्डर्स मतलब कौन? मेरे कंपनी के मेंबर्स। तो मेरे जो बिजनेस में जो भी मेंबर्स रहेंगे ना,
उनको मैं कुछ तो डिविडेंड दूंगा या कुछ तो बोनस दूंगा, तो उसको हम डिविडेंड बोलेंगे। सो मैं वो डिविडेंड दूंगा शेयर होल्डर्स को, प्लस मैं इंटरेस्ट दूंगा उन लोगों को जिन्होंने मुझे बिजनेस में कैपिटल रेस करने के लिए हेल्प किया है। सो मैं क्या करूंगा, बीइंग इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, व्हाट ऑल आई हैव टू पे? आई हैव टू पे डिविडेंड, आई हैव टू पे इंटरेस्ट एंड आई हैव टू पे टैक्स। सर टैक्स किसको भरेंगे? देखो, अगर मेरा पर्सनल इनकम है ना, तो हम इनकम टैक्स भरेंगे। अगर मैं गुड्स एंड सर्विस पे कुछ कर रहा हूं ना, तो मैं जीएसटी भरूंगा। सर ये क्या होता है, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, इनकम के ऊपर जो भी मुझे इनकम मिलता है ना, उसके ऊपर मैं कुछ पार्ट गवर्नमेंट को पे करूंगा, जिससे वो रोड मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट्स, ये सब के लिए काम आए। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो भी इनकम मुझे मिलेगा ना, उसमें से कुछ पार्ट मैं एज इनकम टैक्स दूंगा गवर्नमेंट को। वैसे ही कुछ मैं गुड्स एंड सर्विसेज जो मैं मार्केट में बेचता हूँ ना, जो मैं बेचूंगा, जो मैं परचेस करूंगा, उस पर भी कुछ तो टैक्स भरना होता है, तो वो एज ए जीएसटी हम भरेंगे गवर्नमेंट को। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम क्या सीखेंगे, कैसे इंपॉर्टेंस आएगा कि जब हमारे पास फंड्स आ जाएंगे ना, जब हमारे पास फाइनेंस आएगा, तो वी आर रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड, we are required to pay interest, we are required to pay tax। टैक्स में अलग अलग टाइप हो सकता है, वो इनकम टैक्स भी हो सकता है, वो जीएसटी भी हो सकता है, वो कुछ अदर टाइप का टैक्स भी हो सकता है। तो अब है ना, हम एक सम अप करेंगे ये पूरे चीज़ का। मेरे को अभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। डेफिनेशन लिखने के बाद आई विल स्टार्ट विथ इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब हम एक बार लिंक अप करते हैं कि सर ये सब लिंक्ड है क्या, देखते हैं। चलो, अगर मैंने अच्छे से डिसीजन किया, अगर मैंने अच्छे से डिसीजन किया, तो मुझे सामने से रेज होगा फंड्स, बराबर है। तो मेरे अच्छे डिसीजन के वजह से मुझे कैपिटल मिलेगा। मुझे जब कैपिटल मिलेगा, तो मैं उस पर रिसर्च एंड डेवलप करूँगा कि और कहाँ से मैं पैसा लेके आऊँ, और क्या इन्वेस्ट करूँ, और कैसे एसेट्स लेके आऊँ। तो अब ये बेस पे अगर मैं ये तीन चीज़ अच्छे से करूँगा ना, तो मेरे बिजनेस स्मूथ वे में जाएगा, इट विल बी रनिंग स्मूथली, सब चीज़ बराबर हो रहा है। अगर ये बराबर होगा तो कोऑर्डिनेशन बराबर रहेगा, याद है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो ये चीज़ बराबर हो जाएगा। अगर मेरा कोऑर्डिनेशन बराबर है, तो मैं मेरे बिजनेस को एक्सपांड भी कर सकता हूँ, इन डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ, अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच सकता हूँ। लेकिन ये सब चीज़ के साथ मुझे ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ रिस्क आ जाता है, कुछ रिस्क आ जाता है, तो देयर मस्ट बी सम रिस्क मैनेजमेंट। तो मैं वो चीज़ का भी ध्यान रखूँगा, मैं कुछ तो फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखूँगा। प्लस मेरे जो भी नए नए एसेट्स मुझे मार्केट में मिलेंगे, सो ड्यू टू दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके थ्रू मैं क्या करूँगा, मैं मेरे ओल्ड एसेट्स को रिप्लेस कर दूंगा एंड मेरे न्यू एसेट्स को मैं मेरे कंपनी में, मेरे बिजनेस में लेके आऊँगा। एंड देन आई हैव टू पे माई डिविडेंड्स, आई हैव टू पे माई इंटरेस्ट एंड आई हैव टू पे ऑल द टैक्सेस। सो जब हम सम अप करेंगे, तो चलो एक रिकैप छोटा सा फटाफट। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, या व्हाट इज नीड, या व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। नंबर 1, देखो टेक्स्ट बुक में देख लो चलेगा, लेकिन अपने को ये चीज याद रखना है। नंबर 1 क्या है, helps in decision making. Number 2, helps in raising funds or capital. Number 3, helps in research and development. Number 4, helps in smooth running of business. Number 5, coordination between various activities. Number 6, promotes expansion and diversification. Point number 7, manages risk. Point number 8, replace old assets. Point number 9, payment of dividend and interest. Point number 10, पेमेंट ऑफ टैक्स। सो ये 10 पॉइंट हमको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ये 10 पॉइंट को हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ के लेना है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आवर सिलेबस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, एक बार क्विकली रिकैप। सर क्या क्या होता है? नंबर 1, डिसीजन मेकिंग, रेजिंग फंड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्मूथ रनिंग, कोऑर्डिनेशन, promotes expansion and diversification, risk management, replacing old into new one. Sir, payment of dividend and interest. Sir, payment of tax.
करेक्ट। बस ये चीज़ कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना, आपको टेक्स्ट बुक फॉलो करना है। सो ये आपको जो 10 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ये पूरे 10 पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। हाँ, डिसीजन मेकिंग, रेजिंग फंड, रिसर्च डेवलपमेंट, ये वो, ये पूरा एकदम ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर व्यूइंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और आगे का पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।